योगी कैबिनेट की आज दूसरी बैठक हुई और इस बैठक में 14 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। इसमें पर्यटन से जुड़े 4 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। फैसले के मुताबिक अलकनंदा पर्यटन गृह परिसर में नया पर्यटक स्थल बनेगा। इसके अलावा आगरा, मथुरा, प्रयागराज में पीपीपी मोड पर हेलीपोर्ट सेवा शुरू करने की मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने एनसीडीसी बनाने के लिए लखनऊ के सरोजनी नगर में जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में राजकीय आयुर्वेदिक संस्थान में अस्पताल की बिल्डिंग के पास एकेडमिक ब्लॉक के लिए 56 एकड़ भूमि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जो महत्वपूर्ण हमारे सामने था, एक विषय लखनऊ में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी का एक केंद्र यहां पर खुलना है। लखनऊ के सरोजनी नगर में उसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है और उसको लीज पर दिया जाना है एनसीडीसी को, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को। और उनकी शर्त ये थी कि जो निःशुल्क जमीन देगा वहीं वो खोलेंगे। पूरे भारतवर्ष में ऐसे 6 सेंटर खोले जाने हैं, उसमें लखनऊ का भी चयन हुआ है। तो निःशुल्क जमीन दिए जाने को लेकर के हम लोग यहाँ आए थे। वो 30 वर्ष के लिए 2.5 एकड़ जमीन सरोजनी नगर के जैती खेड़ा में दी गई है। ठीक। दूसरा, आगरा, मथुरा और प्रयागराज में पर्यटन की दृष्टि से सरकार का यह भी मानना है कि हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं जल, नभ, थल तीनों आवागमन की सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत हैं। उसी क्रम में आज आगरा, मथुरा, प्रयागराज में पर्यटन विकास के लिए हेलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट का निर्माण PPP में करने के लिए निजी निवेशकों के माध्यम से हेलीपोर्ट का डेवलपमेंट करने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की आज दूसरी बड़ी कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें अलग अलग विभागों से जुड़े कुल 14 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। लेकिन सबसे ज्यादा जिस पर निगाहें थी वो हवाई यात्रा सेवा, जिसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश में अब आगरा, प्रयागराज के लिए अब हवाई सेवा की शुरुआत कर दी गई है, जिसके लिए बाकायदे हरदोई में हेलीपैड तैयार करवाया जाएगा। इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। साथ ही गोपन विभाग में अब अपर मुख्य सचिव के पद को मंजूरी दी गई है। साथ ही पर्यटन विभाग से जुड़े 4 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। लोक निर्माण विभाग से भी जुड़े 4 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। यानी कि कुल 14 अहम प्रस्ताव जो अलग अलग विभागों से जुड़े हुए थे, विकास को लेकर के, जिनको लेके लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी, उनको कैबिनेट में एजेंडा बनाया गया और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। रामकासी न्यूज़ 18 लखनऊ। सीएम योगी ने पूर्वी पाकिस्तान से आए 63 परिवारों को बड़ी मदद दी है। योगी सरकार ने इन्हें खेती के लिए जमीन और आवास की सौगात दी। ये वो परिवार हैं जो 1970 में पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश से पलायन कर गए थे और यूपी में अपना गुजर बसर कर रहे थे। योगी सरकार ने 2021 में ही इन्हें जमीन और घर देने का फैसला किया था। दोबारा सरकार बनते ही सीएम योगी ने अपना वादा निभाया और इन्हें जमीन और आवास के लिए पत्र सौंप दिए। ये 3 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सीएम योगी ने इन्हें पत्र सौंपे। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हुए थे 63 परिवार जो उत्तर प्रदेश में ही गुजर बसर कर रहे थे। लोक भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया जब इन परिवारों को भूमि के पट्टे सौंपे गए। तो पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित 63 परिवारों को जमीन का पट्टा सौंपा गया। कृषि कार्य के लिए प्रति परिवार भूमि आवंटन, 2 एकड़ आवास हेतु भूमि प्रति परिवार, 200 वर्ग मीटर आवास निर्माण हेतु प्रति परिवार 1,20,000 रुपए की राशि भी दी गई है। कानपुर देहात क्षेत्र में इनके पुनर्वासन के लिए सरकार की तरफ से जमीन चयनित की गई है और इन्हीं जमीनों पर ये अपने आशियाने अब बनाएंगे। 38 वर्षों की आपकी जो प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा दूर हुई और इन सभी 63 परिवारों को राज्य सरकार के द्वारा कानपुर देहात जनपद के रसूलाबाद में प्रत्येक परिवार को 2 एकड़ भूमि, 200 वर्ग मीटर का आवास का पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास और शौचालय, यह स्वीकृति
प्रदान करते हुए मुझे अपने साथियों के साथ प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। उन्नीस 1970 में ये सभी परिवार आज के बांग्लादेश से उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर के भारत आए। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सुफियान निजामी ने जुलूस और लाउडस्पीकर्स को लेकर सीएम योगी के निर्देशों को सही बताया। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों के सीएम को भी सीएम योगी से सीख लेनी चाहिए। ये बात कहने में कोई मुज़ायका नहीं कि तमाम सूबों के वज़ीर आला को सूबा उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला की हिदायतों पर अमल करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि यहाँ पर रमज़ान भी है, यहाँ पर और तमाम यात्राएं भी निकल रही, लेकिन किसी भी तरीके का डिस्प्यूट, किसी भी तरीके का फसाद कहीं भी देखने को नहीं मिला है। इसलिए जो भी निर्देश और जो भी हिदायतें जारी की गई हैं वो बिल्कुल मुनासिब हैं और कानून व्यवस्था के नुक्ते नज़र से तमाम शर्तों पर, इन तमाम उसूलों पर अमल करने की भी ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं कोरोना की। दरअसल दिल्ली एनसीआर में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। नोएडा में पिछले 24 घंटे में 107 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिनमें से 33 स्टूडेंट्स हैं। इस तरह जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या अब बढ़कर 411 हो गई है। एक हफ्ते में यहां कोरोना के केसेस बढ़े हैं। उधर गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15 नए केसेस सामने आए। इस तरह यहां कुल एक्टिव मरीजों की संख्या अब 135 पहुंच गई है। अब तक कुल 36 स्कूली बच्चे कोरोना की चपेट में हैं और 5 टीचर्स भी संक्रमित बताए जा रहे हैं। उधर गाजियाबाद में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दरअसल इसके चलते ही एहतियात के तौर पर अब राज्य सरकार ने एनसीआर से सटे तमाम जिलों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। बावजूद उसके लोग समझने को तैयार ही नहीं है और बिना मास्क के ही सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। जब उनसे मास्क के बारे में पूछा गया तो सभी के पास अलग अलग बहाने थे। बाद में एकाएक कोरोना के केस बढ़े तो शासन और प्रशासन ने भी सख्ती दिखाई। इतना ही नहीं, यूपी सरकार ने भी आदेश पारित किया कि दिल्ली एनसीआर के अधिकांश जिलों में मास्क अनिवार्य होगा। रियलिटी आपको दिखाना चाहूँगा, चौराहे पे, व्यस्तम चौराहे पे हम खड़े हैं। जो भी लोग यहाँ जा रहे हैं, अधिकांश लोगों ने अभी भी यहाँ पर मास्क नहीं पहना है। ये आलम तब है जबकि बीते 24 घंटे के अंदर 15 नए मामले आए हैं और अब तक कुल 136 एक्टिव मामले यहाँ पर हैं। सर, आप हंसते हो जा रहे हैं, देख रहा हूँ। मास्क कहाँ है आपका? मेरा है ही नहीं मास्क अभी। क्यों मास्क क्यों लगाया? अभी तो कोई लगा ही नहीं रहा। देखो लगा रहे हैं, मतलब सब के बीमार होने का इंतजार कर रहे हो? बहाना अच्छा है ना। ये बताओ, बीमारी चालू हो गई है फिर से? अच्छा, आपको इतना भी नहीं पता, पढ़े लिखे लग रहे हो, पेन भी आपने लगाया हुआ है, मतलब गलती कर रहे हो, हंस रहे हो। आप डर नहीं लगता? परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं? ना सोचता हूँ। तो सोचते हैं तो क्या लगाएंगे मास्क? नहीं लगाऊंगा। आप पे हो तो आप दे दो, नहीं तो मेरे पे रुमाल था ना। लीजिए मास्क लीजिए, कोई महंगा नहीं है, अब तो 5-10 रुपए का मास्क आता है। बहाने बेशक है, ये देखिए ये जा रहे हैं बिना मास्क के जा रहे हैं। जहाँ तक भी आपकी नजर आएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ आपको बिना मास्क के यहाँ लोग बाग नजर आएंगे। वजह यही है कि लोग बाग अभी भी इसको हल्के में ले रहे हैं। भाई साहब, कहाँ से आ रहे हो? मास्क कहाँ है? मास्क भाई लगा रहा है ना? नहीं है तो खरीदो यार, कोरोना का डर नहीं है क्या? हाँ डर है जी। जिंदगी से प्यार नहीं है? हाँ जिंदगी से प्यार है भाई। मुस्कान तो बता रही है कि नहीं है। नहीं खरीदेंगे सर, नहीं अभी बस बहाने सबके पास हैं, लेकिन मास्क कोई नहीं लगाना चाह रहा है। जरूरत है शासन प्रशासन को एक और यहाँ कड़े सख्त कदम उठाने की, साथ ही आपसी जन सहभागिता भी देनी होगी लोगों को, क्योंकि कोरोना रूपी ये राक्षस, इससे लड़ने के लिए न सिर्फ शासन प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है, बल्कि आम जन को भी इसमें अपनी जन सहभागिता देनी होगी। तभी इस कोरोना रूपी राक्षस को लड़ा जा सकता है इससे, और इसको खत्म भी किया जा सकता है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। अगली खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के उर्सला अस्पताल में ऑपरेशन के नाम पर मरीज से वसूली का मामला सामने आया। पीड़ित ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से इस मामले की शिकायत कर दी है। डिप्टी सीएम ने महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य से रिपोर्ट तलब की है। उर्सला अस्पताल में हड़कंप मच गया है। सीएमएस ने वसूली करने वाले एजेंट के खिलाफ शिकायत दे दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम से ये शिकायत कर दी गई और डिप्टी सीएम ने रिपोर्ट भी तलब कर दी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से शिकायत की गई है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी अमित गंजू हमें देंगे। अमित, ये पूरा मामला है क्या आखिर?
देखिए आरजू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर के उर्सला अस्पताल में 11 तारीख को एक महिला अपने हाथ के ऑपरेशन कराने के लिए आती है, जिसके बाद उससे 14,500 रुपए की मांग की जाती है। हालांकि जिस दलाल के माध्यम से अब बताया जा रहा है, उससे पहले कर्मचारी बताया जा रहा था जिसका नाम सौरभ बताया जा रहा है, जिसके माध्यम से डॉक्टर ने ऑपरेशन तय किया था, मगर उससे पैसा लिया गया और उससे रसीद 12,000 की दी, यानी 2,500 रुपए की टोटल डिफरेंस आया। 267 रुपए टोटल ऑपरेशन शुल्क पड़ता है, उसका भी उसमें जिक्र हुआ है। इसकी शिकायत जब शफीपुर की महिला ने ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम उनसे की, डिप्टी सीएम ने खुद फोन करके महानिदेशक को एक तो पहले पूरी जानकारी ली और उसके बाद इस पर रिपोर्ट तलब की है। उसके बाद से कानपुर के उर्सला में हड़कंप मचा है। सीएमएस ने आनंद फानन में कानपुर की कोतवाली में तहरीर दी है किसी सौरभ नाम के व्यक्ति की। हालांकि बताया जा रहा है कि सौरभ नाम का व्यक्ति ये हॉस्पिटल में अक्सर देखा जाता है, जो मरीजों को लाना और ले जाने का काम करता है। हालांकि अब इस सब पूरे मामले के बाद से वहां का जो स्वास्थ्य महकमा है या वहां के कर्मचारी भी कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात कि स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोताही ना हो, इसके लिए डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर निर्देश दिए और निदेशक से कहा है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना, इसका विशेष ध्यान रखा जाए, जिसके बाद से अधिकारी अब कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो उर्सला अस्पताल से ये खबर आपको बता रहे थे। वहीं कानपुर से ही अगली खबर, जहां सड़कों पर पिछले कई सालों से हजारों गाड़ियां बिना रोड टैक्स जमा किए चल रही हैं और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं, लेकिन अब इन पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। परिवहन विभाग ने ऐसी गाड़ियों की लिस्ट तैयार कर ली है। इनसे अब टैक्स की वसूली की जाएगी और टैक्स ना देने पर इन गाड़ियों को सीज कर दिया जाएगा। इन कमर्शियल गाड़ियों पर करीब 30 करोड़ का टैक्स बकाया बताया जा रहा है। जिसमें 30,000 वाहन है जिनका टैक्स बकाया है, वो है हमारी पूरी इन्फोर्समेंट टीम उस पर वर्क कर रही है और इसकी रिकवरी जल्दी से जल्दी संपूर्ण हो जाएगी। इसमें एक सूची बनाई गई जिसमें 30,000 वाहन है जिनका टैक्स बकाया है, वो है हमारी पूरी इन्फोर्समेंट टीम उस पर वर्क कर रही है और इसकी रिकवरी जल्दी से जल्दी संपूर्ण हो जाएगी। इसमें एक सूची व्यावसायिक वाहनों से कमाई कर आरटीओ पे शुल्क न जमा करने वालों की अब खैर नहीं है। आरटीओ विभाग द्वारा ऐसे हजारों लोगों की सूची तैयार की है जिनसे 38 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी होनी है। इस सूची तैयार होने के बाद से नोटिस भेजने की शुरुआत भी हो चुकी है, जिसके बाद से इन व्यावसायिक वाहन स्वामियों में हड़कंप मचा हुआ है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने कार्रवाई की, जहां पर कुख्यात गौकश मुनव्वर खान की 3,03,000 की संपत्ति को जब्त किया। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ढोल नगाड़ों के साथ गैंगस्टर मुनव्वर खान के घर पहुंची और उसके 2 मकान, 1 प्लैटिना मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। बता दें कि मुनव्वर खान गौकशी के मामले में जेल गया था और अब वो जमानत पर जेल से बाहर है। उधर सहारनपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। पुरानी रंजिश के चलते ऐसा हुआ। दरअसल कोतवाली मुर्जापुर इलाके की ये वारदात है। 2 पक्षों में लाठी डंडे चले, धारदार हथियार भी चले, जिनमें से 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और इस दौरान धारदार हथियारों से भी हमला किया गया। 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर बुजुर्ग भी हैं। लाठी डंडे और धारदार हथियारों से दोनों पक्षों में ये झड़प हो गई। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। राज्य में कई जगह पर बेलगाम रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। हम 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे और ये तस्वीरें पीलीभीत, अमरोहा और फतेहपुर से आई। ये तस्वीरें देखिए। अमरोहा में अज्ञात गाड़ी ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। वहीं फतेहपुर जिले में मॉर्निंग वॉक पर निकले पीएसी के जवान को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई। उधर पीलीभीत से ये तस्वीर, जब कार ने मोटरसाइकिल सवार 2 होमगार्ड जवानों को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद गोरखपुर हिंसा के आरोपी से जुड़ी हुई यह खबर आपको बता रहे हैं। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है उसे। हाई सिक्योरिटी में प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया गया मुर्तजा को। 2 डॉक्टर्स की टीम मुर्तजा का परीक्षण कर रही है। मुर्तजा के हाथ में पहले से ही चोट लगी है। अब कल मुर्तजा का ऑपरेशन हो सकता है, ये अपडेट आपको बता रहे हैं। मुर्तजा को भर्ती करा दिया गया है और डॉक्टर्स की टीम लगातार मुर्तजा को अपनी निगरानी में लिए हुए हैं। पहले से ही हाथ में चोट उसके थी और दरअसल मुर्तजा जेल से अब जिला अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। पूरा जो शारीरिक परीक्षण होता है उसको किया गया है। फिलहाल सब कुछ सामान्य मिला है और ब्लड का रिपोर्ट आना बाकी है। रिपोर्ट यदि संतोषजनक रहेगा तो उनका ऑपरेशन कर दिया जाएगा। आतंकी मुर्तजा को इलाज के लिए आज गोरखपुर जिला अस्पताल लाया गया, जहां पे उसका 2 डॉक्टरों ने परीक्षण किया है। उसके हाथ में कुछ चोट लगी हुई है जिसका ऑपरेशन शायद किया जाना है और इसकी तैयारी यहां पे की गई है। उसको गोरखपुर जिला अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में रखा गया है और यहीं पे डॉक्टरों की जो टीम है आके उसका निरीक्षण कर रही है, यहीं पे उसका इलाज कर रही है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। खबर चित्रकूट से है, जहां चित्रकूट के पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य ने मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जब तक श्री कृष्ण जन्म स्थान मुक्त नहीं होगा तब तक वो बिहारी जी के दर्शन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को शाही ईदगाह के कब्जे से मुक्त कराने के लिए वो श्री राम जन्मभूमि की तरह ही आंदोलन चलाएंगे। जब तक हमारे स्वाभिमान की रक्षा नहीं करेंगे मैं दर्शन करने नहीं जाऊंगा। क्या चाहते हैं फिर आप? हम चाहते हैं कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो जाए और यमुना जी की अविरल धारा हो जाए। कृष्ण जन्मभूमि तो मुक्त है, फिर कैसे? कहाँ मुक्त है अभी? क्यों मुसलमानों को क्यों जाने देने प्रतिबंध लग रहा है? क्यों मस्जिद वहाँ बनी है? मुझे नहीं चाहिए। तो आप चाहते हैं कि मस्जिद वहाँ से हटना चाहिए? बिल्कुल हटनी चाहिए। किस तरीके से आंदोलन को तीव्र गति देंगे? किस तरीके से आंदोलन चलाएंगे इसके लिए? जैसे राम जन्मभूमि का चलाया था। देवबंद में इस्लामी तालीम के केंद्र दारुल उलूम के चांसलर मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी का भड़काऊ बयान सामने आ गया है। नोमानी ने मुसलमानों को बुज़दिली का रास्ता छोड़कर समझदारी से डटकर मुकाबला करने की बात कही। देवबंद के ट्विटर हैंडल से एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें अबुल कासिम नोमानी ने कहा कि अगर जान माल पर आंच आए तो छत पर चढ़कर सिर्फ नाराए तकबीर बुलंद ना करें बल्कि अपनी पूरी ताकत के साथ मुकाबला करें। तो हम बुज़दिल बनकर घर में न बैठे रहे। हम अमन अमान के मुहाफिज हैं। अपनी तरफ से कोई अमन के खिलाफ इक़दाम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारी जान माल इज्जत आबरू के ऊपर कोई हमला आवर होता है तो सिर्फ नारे तकबीर न लगाए छत के ऊपर चढ़कर, बल्कि अल्लाह ने जितनी ताकत दी है, हिम्मत दी है, जितनी इस्तिताअत है, जो असबाब फराहम हो उनके जरिए अपना दिफा करने की कोशिश करनी चाहिए। ऊपर हमला हो जाए तो हम बुज़दिल बनकर घर में न बैठे रहे। हम अमन अमान के मुहाफिज हैं। अपनी तरफ से कोई अमन के खिलाफ इक़दाम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारी जान माल इज्जत आबरू के ऊपर कोई हमला आवर होता है तो सिर्फ नारे तकबीर न लगाए छत के ऊपर चढ़कर, बल्कि अल्लाह ने जितनी ताकत दी है, हिम्मत दी है, जितनी इस्तिताअत है, जो असबाब फराहम हो उनके जरिए अपना दिफा करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।